नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो गद्यांश को लेकर के है। तो गद्यांश को लेकर के आज हम जो है यहाँ पे वीडियो बनाने वाले हैं और पेट से ही रिलेटेड जो है यहाँ पर चीज़ें पढ़ रही हैं और पेट को ही लेकर के हमने हिंदी शुरू की थी और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और आपको एक सूचना भी मैं दे दूँ, 20 अगस्त को होने वाला पेट अब 24 अगस्त को होगा। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं समय बढ़ा है, तो फिर भी कुछ ही बढ़ा तो है ही है। इसका लाभ हमें उठाना है, जो भी बढ़ा हुआ समय है उसका लाभ हमें उठाना है। तो जल्दी से सभी लोग अच्छे से आइए और देखिए चीज़ों को क्या कैसे करना है ना। तो 24 अगस्त को अब ये पेट का एग्ज़ाम होगा। अब हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है और हमें करना ज़्यादा है। तो चीज़ों को जो भी सिलेबस आपका दिया हुआ है सभी को करेक्ट चीज़ें जो हैं, जो भी करेक्ट टॉपिक्स हैं उसको उठाइए और मैक्सिमम 2 से 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं 2 गद्यांश कराऊंगा और ये जो कि बहुत बड़ा सेक्टर है, गद्यांश से 5 मार्क्स के 2 यानी 10 मार्क्स के आएंगे, मतलब 2 गद्यांश आएंगे 5 मार्क्स के, तो टोटल 10 मार्क्स का होगा। तो अच्छे से आपको जो है यहाँ पर करना है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग ध्यान देंगे अच्छे से, इसको ध्यान देना है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पहले क्या चीज़ें कैसे हैं। यहाँ पे मैंने गद्यांश नहीं लिखा है क्योंकि इतना लंबा गद्यांश लिखूंगा तो कैसे काम चलेगा। गद्यांश आपके उस पर स्क्रीन पे फ्लैश होगा, आप उसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिख रखा है और उस क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पर दूंगा, है ना। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और साथ ही साथ मैं ऑप्शंस भी बताऊंगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा। और इससे भी पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर गद्यांश जैसे कुछ बच्चे नए होंगे तो उनको मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल किया था, कैसे क्वेश्चंस को मतलब अटैम्प्ट किया था, खासकर गद्यांश वाले मैटर में। बहुत जल्दी से हम लोग करना चाहते हैं, कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि गद्यांश को पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उससे बहुत आसानी से लग जाएगा। जैसे गद्यांश नंबर 1 है तो इसमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए होंगे और 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन इसके 4 ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन इसके भी 4 ऑप्शन और चौथा क्वेश्चन इसके भी 4 ऑप्शन। इस तरह से 4 क्वेश्चंस के सभी के 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे। आपको सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस और जो भी ऑप्शंस दे के रख दिया होगा उसको अच्छे से पढ़ लेना होगा। जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, साहित्य समाज का दर्पण है, यह किसका कथन है। और ऑप्शन में है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये मैंने पढ़ लिया। अब अभी आपको इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ क्वेश्चन की रीडिंग करनी है। अगला क्वेश्चन है साहित्य समाज का डैश है। अब इस डैश की जगह क्या होगा, अब इस डैश की जगह क्या होगा आपको बताना होगा। और ऑप्शन है आपके प्रतिबिंब एवं मार्गविहीन, प्रतिपक्ष एवं मार्गदर्शक, प्रतिपक्ष एवं मार्गविहीन या प्रतिबिंब एवं मार्गदर्शक। 4 ऑप्शन ये रहे आपके पास। तीसरा है हमारा, यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी क्या है। ऑप्शन है परमात्मा, ऑप्शन बी है ब्रह्मा, सी है आत्मा या चौथा है शरीर। ये हमने रीडिंग पढ़ ली। चौथा है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो उपयुक्त शीर्षक मैं 4 ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ और अभी मैं आपको जैसे जैसे रीडिंग लगाऊंगा गद्यांश की वैसे वैसे आपको उत्तर भी मिलता रहेगा। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। नंबर ए, साहित्य समाज का कुरूप है, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का तर्पण है या साहित्य समाज का प्रतिपक्ष है। तो इस तरह से गद्यांश नंबर 1 के 4 क्वेश्चन और 4 ऑप्शन मैंने अच्छे से पढ़ लिए और अब मैं गद्यांश की रीडिंग करने जा रहा हूँ जैसा कि आपको करना है। तो पहले मैंने क्या बताया, क्या करना होगा आपको, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद ही क्वेश्चंस को टैकल करना होगा। तो चलिए अब मैं रीडिंग करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह अकारण नहीं कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है। जरा ध्यान दीजिएगा, निसंदेह साहित्य और समाज का अटूट संबंध है। दोस्तों मैंने बताया था आपको, पहला एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है। साहित्य समाज का दर्पण है, यह किसने कहा था, तो मैंने ऑप्शन दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको उत्तर मिल गया है। चलिए बताइए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी मिल गया भाई उत्तर, महावीर प्रसाद।
शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देखिए कैसे है, कितना आसानी से निकला कि नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है और फिर करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा है, उसी के आगे हम पढ़ेंगे। साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी है। मानव समाज का हित, चिंतन और उसका पथ प्रदर्शन करना साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य समाज की चेतना को विकसित करता है। साहित्य वह है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है। साहित्य ही है वह है जो समाज की शोभा, उसकी यश संपन्नता एवं मान मर्यादा को प्रतिबिंबित करता है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है। यदि साहित्य शरीर है, यदि साहित्य शरीर है तो यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है। ठीक है, तो देखिए नंबर सी का उत्तर हमको मिल गया है यहाँ पे, जरा ध्यान देंगे। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी बेटा आत्मा है। क्या है? आत्मा। वेरी गुड, आंसर हमको मिल गया। और हमने क्वेश्चन इसका क्या पढ़ा था? ऑप्शन में था परमात्मा, आत्मा, ब्रह्मा या शरीर, तो पर आत्मा करेक्ट आंसर हमको मिल गया यहाँ पे। फिर आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध और उन्नत होता है वह समाज उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। समाज का नव सृजन करने वाला साहित्य एक सशक्त माध्यम तो है ही, यह जन सामान्य के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से देश काल की सभ्यता और संस्कृति को भी प्रस्तुत करता है। तो दो क्वेश्चन के उत्तर मैंने दे दिए हैं। और नेक्स्ट है साहित्य समाज का क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, साहित्य समाज का क्या है? प्रतिबिंब एवं मार्गदर्शक है। देखिए अभी हमने पढ़ा था प्रतिबिंब, प्रतिबिंब एवं मार्गदर्शक, मार्गदर्शक। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब एवं मार्गदर्शक। जब आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा गद्यांश का, तो उसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि वह उसका साहित्य समाज का, देखिए तीसरी लाइन देखेंगे ध्यान से बच्चों, साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी। तो ये क्लियर हो गया कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक। चीज़ें क्लियर हो गई। ये तीन क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर गद्यांश में वैसे तो यहाँ पे 4 हैं, पर कभी कभी 5 क्वेश्चंस भी होते हैं, तो 4 बहुत ईजिली लग जाएंगे। जो लास्ट वाला होता है, जो शीर्षक निकालना होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। मैक्सिमम लोगों का वैसे है तो बहुत सरल पार्ट है, 5/4 ही आता है। 5/5 बहुत कम आ पाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग अच्छे सब सीख पाए होंगे कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य ही साहित्य ही साहित्य ही समाज का दर्पण है। साहित्य ही समाज का दर्पण है। तो बहुत ही सतर्कता से हमने इस क्वेश्चंस को किया, और कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है, इसकी भी हमने टेक्निक आपको बताई। तो आप अच्छे से इसको अब कर लेंगे, मैं उम्मीद करूंगा। गद्यांश नंबर 2 पे चलते हैं। गद्यांश नंबर 2 पे अब हम चलेंगे। और सबसे पहले मैंने क्या कहा था बच्चों? सबसे पहले क्वेश्चंस को हम पढ़ लेंगे, 4 ऑप्शंस को पढ़ लेंगे और फिर उस हिसाब से हम काम करेंगे। यहाँ भी 4 क्वेश्चन ही दे रखा है। पहला है प्रदूषण क्या है? प्रदूषण क्या है? इसका उत्तर आपको आपके गद्यांश से मिल जाएगा। प्रदूषण के कारकों को बांटा जा सकता है। प्रदूषण के कारक जो भी हैं उनको बांटा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है कार्बनिक और अकार्बनिक प्रदूषकों द्वारा प्रदूषण कब होता है? मतलब जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनसे पॉल्यूशन कब होता है? और लास्ट है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए या क्या होगा? अब आइए हम लोग करते हैं इस गद्यांश को, क्या है क्या नहीं है ना? तो पढ़ते रहेंगे, उत्तर हमको मिलता रहेगा। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे। प्रदूषण हवा, पानी और भूमि की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में एक ऐसा अनैच्छिक परिवर्तन है जो मानव जीवन को, ऐच्छिक स्पीशीज़ को, औद्योगिक प्रक्रिया को
रहने की परिस्थितियों को एवं सांस्कृतिक पहलुओं को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है या करेगा। बहुत अच्छा उत्तर हमको मिल गया। प्रदूषण क्या है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं पढ़ देता हूँ। पहला है, अब आप लोग बताइएगा, प्रदूषण के घटकों में अनैच्छिक हानिप्रद परिवर्तन, मानवीय मूल्यों का दूषित होना, स्वच्छ जल तथा खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता या पर्यावरण पर मानवीय आतंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण के घटकों में अनैच्छिक हानिप्रद परिवर्तन। जैसा कि मैंने गद्यांश में पढ़ा है, आप जो भी उत्तर देंगे गद्यांश के अकॉर्डिंग देंगे, आप एकदम अलग होकर के उत्तर नहीं देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ये बोला भी है, जो सही उत्तर है मैं फिर पढ़ देता हूँ, पर्यावरण के घटकों में अनैच्छिक हानिप्रद परिवर्तन। इसका मतलब हो गया कि जो भी कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, उसमें अनैच्छिक मतलब जो आपकी इच्छा से ना हो, जब उस तरह का परिवर्तन होता है तभी प्रदूषण होता है। जैसे प्लास्टिक प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, तमाम तरह के पॉल्यूशन ही तो हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं और हमको उत्तर मिलता रहेगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा, प्रदूषण के कारकों को बांटा जा सकता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। प्रक्रिया रहने की कर सकता है, ठीक है, या करेगा। यह हमारे कच्चे पदार्थों की संपदा को व्यर्थ नष्ट कर देगा। प्रदूषण मुख्यतः भौतिक पदार्थों अभौतिक पदार्थों के कारण से हो सकता है। यानी प्रदूषण जो होता है वो भौतिक और अभौतिक दोनों कारणों से हो सकता है। प्रदूषक वे कारक है, प्रदूषक मतलब जो पॉल्यूटेंट है, प्रदूषण अलग है, प्रदूषक अलग है। प्रदूषण तो हो रहा है पर किसके द्वारा हो रहा, प्रदूषकों के द्वारा। प्रदूषक वे कारक हैं जो पर्यावरण को दूषित करते हैं। इनको कार्बनिक और अकार्बनिक प्रदूषकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए आपको हमें उत्तर मिल चुका है कि हमें प्रदूषण के कारकों में क्या है, एक कार्बनिक है और दूसरा अकार्बनिक है। एक कार्बनिक है और दूसरा बच्चों क्या है, अकार्बनिक है। एक ऑर्गेनिक है और दूसरा इनऑर्गेनिक है। 2 कारक मिल गए। तो प्रदूषण के कारक कौन कौन से हो गए, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक, है ना। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन होता है और अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं होता है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। और यह कई प्रकार के हो सकते हैं। एक उदाहरण द्वारा इसे और स्पष्ट करें। मान लीजिए एक कागज और एक पल्प का उद्योग है और इस उद्योग के औद्योगिक अपशिष्ट के द्वारा प्रदूषण होता है। ऐसी स्थिति में दोषी है अकार्बनिक प्रदूषक जैसे सल्फाइड, रंग काटने वाले तरल आदि, और कार्बनिक प्रदूषक जैसे रेशे, किताब, लकड़ी, चीनी और कार्बनिक अम्ल। जब ये प्रदूषक विघटनीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप में भाग लेते हैं तब प्रदूषण घटित होता है, ठीक है ना। तो अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक प्रदूषकों द्वारा प्रदूषण कब होता है। मैं ऑप्शन बताऊंगा, आप लोग उत्तर दीजिएगा। इनके जल में घुल जाने पर, इनके वायु में घुल जाने पर, इनके मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाने पर, इनके विघटनीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने पर। तो बताइए, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनके विघटनीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने पर। फ्लैश हो रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, इनके विघटनीकरण की प्रक्रिया में भाग लेने पर। फिर लास्ट हमारा है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक मैं फिर ऑप्शन दे रहा हूँ बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इसका आंसर अच्छे से देंगे। प्रदूषण एक समस्या है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण और प्रदूषक, और चौथा है पर्यावरण प्रदूषण। क्या है इसका उपयुक्त शीर्षक, क्या होना चाहिए। तो प्रदूषण और प्रदूषक सही उत्तर है, प्रदूषण और प्रदूषक, प्रदूषण और प्रदूषक, ये इसका उचित शीर्षक होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये कोई बहुत बड़ी इसमें कोई जंग नहीं लड़नी है। आप यकीन मानेंगे ये बहुत सरल होता है और आप ये मान चलिए कि 5/4 बहुत ईजिली आ जाता है। बट जो 5/5 करने के लिए ही तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है। इस गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है, इसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि कभी कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, इसीलिए ये जो है गलत हो जाता है। तो इसको हमको बहुत सतर्कता से अटैम्प्ट करना पड़ेगा। बट मैं आपको बता दूं, अगर रोज़ आप एक दो गद्यांश 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी और आप 5/5 भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना।
तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और यूपी पेट वाले बच्चे तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, बहुत तेज़ी से आप इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट मैं जो इसके बाद जो वीडियो लाऊंगा वो मैं लाऊंगा शुद्धि को लेके, शुद्धि वर्तनी शुद्धि जो है उसको लेके लाऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना, 2 भी हो सकता है। तो मैं बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण जो वर्तनी शुद्धि वाले वर्ड्स बताऊंगा, उसको आप अच्छे से ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।